नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सब? और उम्मीद करता हूं कि लास्ट 2-3 दिनों से लगातार आपके साथ मूल्यांकन सेशन हो रहा है और उसका कुछ सकारात्मक प्रभाव आप पर पड़ा होगा। आज के जो हमारा सेशन है थोड़ा सा विलम्ब से आपको मिल रहा है। इसके पीछे कारण ये था कि पहले जो सेशन रिकॉर्ड किया था उसमें थोड़ी सी वॉइस की समस्या थी और वॉइस की समस्या होने के कारण मुझे दोबारा इस सेशन को रिकॉर्ड करना पड़ रहा है आपके लिए। और जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ सेशन, सुबह के 7 बज रहे हैं जब मैं इस सेशन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो नेटवर्क कनेक्टिविटी क्योंकि लंबी फाइल बन जाती है तो हो सकता है थोड़ा सा विलम्ब से आज आपको ये कक्षा मिले। तो सबसे पहले इस सेशन में हमने बात किया था कि सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे डेली बेसिस पे, अब जो सबसे पहली शुरुआत होगी वो करंट अफेयर्स से होगी और उसके बाद जीएस और फिर जीके खंड की हम बात करेंगे। जीएस के बारे में हमने आपको बता दिया था कि जीएस में अब डेली बेसिस पे आपको कम से कम सप्ताह में जब हम बात करते हैं 1 वीक की जब हम बात करते हैं तो कम से कम 2 से 3 सब्जेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अभी तक क्या चलता था, एक तरफ आपका बायो चल रहा था या तो आपका केमिस्ट्री चल रहा था। अब इसमें हम भारत के भूगोल को भी जोड़ रहे हैं, भारत के भूगोल का भी बीच बीच में आपको सेशन मिलेगा। आज का जो सेशन है जीएस का, उसमें हम भारत के भूगोल में हम अक्षांश रेखाओं को समझेंगे, अक्षांश रेखाओं को समझेंगे। वहीं जीके के सेशन में हम बात करें तो जीके के सेशन में जो विश्व के प्रमुख देश हैं उनकी पार्लियामेंट का क्या नाम है उनके बारे में जानेंगे, उनकी संसद का क्या नाम है उसके बारे में हम समझने का जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। सबसे पहला मुद्दा आज का जो है एक द्वीप को लेकर है और इस द्वीप का नाम है किनमेन द्वीप। क्या नाम है? किनमेन द्वीप। आपसे पूछा जा सकता है कि किनमेन द्वीप का संबंध किस देश से है। आपको बता दें यह द्वीप चर्चा में इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर चीन ने जो है थोड़ी सी टेंशन पैदा की थी, अतिक्रमण करने का प्रयास किया था और इस देश से थोड़ा सा तनातनी देखने को मिली थी। तो किनमेन द्वीप है किसका जहाँ पे चीन अपना कब्जा चाहता है? ये देश है ताइवान। ताइवान का द्वीप है किनमेन और चाइना जो है लगातार इस पर कब्जा करने को लेकर के प्रयास कर रहा है, जिसको लेकर के झड़प भी देखने को मिली है। तो ये आपको याद रखना है कि यदि आपसे पूछ लिया जाए कि किनमेन द्वीप का संबंध किस देश से है तो आप बताएंगे कि इसका संबंध ताइवान से है। यहीं पर एक प्रश्न और बन सकता है, ये आपका होमवर्क रहेगा, होमवर्क नंबर 01। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि किनमेन द्वीप किस देश से संबंधित है तो आप जवाब दे देंगे ताइवान। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो किनमेन द्वीप है ये कौन से जल निकाय से संबंधित है, कौन से महासागर से संबंधित है या कौन से जल निकाय से संबंधित है, तब इसका जवाब क्या होगा? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, क्या जवाब होगा ये जरूर आप जवाब दीजिएगा। और आप विश्व के मैप पे जाके, विश्व के मैप पे या एशिया का मैप आप ओपन कर लीजिएगा, वहाँ पे जाके इसको ज़रूर देखिएगा कि इसकी अवस्थिति कहाँ पर आपको देखने को मिल रही है और वो कौन सा जल निकाय है। द्वीपों की बात कर रहे थे तो आपको पता होगा एक द्वीप है जिसका नाम है अगालेगा द्वीप और बहुत महत्वपूर्ण है, ये इस समय भी चर्चा में था। अगालेगा द्वीप जो है ये लगातार इसको लेकर के चर्चा हो रही है क्योंकि मॉरिशस एक देश है, मॉरिशस एक देश है और मॉरिशस देश ने इस द्वीप को भारत को दिया है। किसके लिए? विकसित करने के लिए। भारत को दिया है विकसित करने के लिए और भारत यहाँ पे अपना नेवल बेस बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे अपना नेवल बेस बना रहा है। तो अगालेगा द्वीप जो है ये मॉरिशस ने भारत को दिया है, ये आपको पता होना चाहिए। मॉरिशस की बात कर रहे हैं तो पोर्ट लुइस, याद रखिएगा, पोर्ट लुइस जो है ये यहाँ की राजधानी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पोर्ट लुइस जो है ये मॉरिशस की राजधानी है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अभी हमारी राष्ट्रपति महोदया जो हैं, हमारी राष्ट्रपति जो हैं ये मॉरिशस के दौरे पर गई थी और जब ये मॉरिशस के दौरे पर गई थी तो यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय जिसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस। और यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस ने भारत के राष्ट्रपति को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ, डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की उपाधि दी है, मानद उपाधि दी है। तो याद रखिएगा डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि भारतीय राष्ट्रपति को किसने दिया? यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस ने दिया, ये आपको पता होना चाहिए। और जब राष्ट्रपति यहाँ के दौरे पे थी तो यहाँ पे कुछ स्थानों पर उन्होंने विजिट किया था
और उनमें से एक प्रमुख स्थान है अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दास्ता संग्रहालय। अंतर्राष्ट्रीय दास्ता संग्रहालय। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय दास्ता संग्रहालय है ये भी मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में देखने को मिलता है, क्योंकि ये इनका स्थापना दिवस था। ठीक है, तो यहाँ पे जब भारतीय राष्ट्रपति गई थी तो इसमें इस उत्सव में भाग लेने के लिए भारत की तरफ से 2 जहाज भी गए थे। एक का नाम था INS तीर और दूसरे का नाम था सारथी। तो ये भी याद रखना है, पूछा जा सकता है कि कौन से जहाज़ थे जो मॉरिशस के स्थापना दिवस में भाग लेने के लिए गए थे। तो INS तीर और INS सारथी का नाम याद रखना है। और INS तीर आपको इसलिए भी याद आना चाहिए कि पिछले दिनों मैंने आपको बताया था एक अभ्यास था जिसका नाम था कटलास एक्सप्रेस। कटलास एक्सप्रेस जो मिलिट्री अभ्यास था जो सेशेल्स में हुआ था, इस अभ्यास में भाग लेने के लिए भी यही जहाज गया था। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कटलास एक्सप्रेस जो सैन्य अभ्यास था, नेवल एक्सरसाइज थी सेशेल्स में जो हुआ था, इसमें भारत के किस जहाज ने भाग लिया था, तो आप बताएंगे INS तीर। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब दूसरी तरफ हमने देखा था कि चीन यहाँ पे विवाद पैदा कर रहा है। चीन विवाद पैदा कर रहा है, तो ये चीन के बारे में भी कुछ जानकारी देख लेते हैं। चीन लगातार चर्चा में है और इनकी जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम है CNSA। ये आपको पता होना चाहिए। ये जो रॉकेट का प्रयोग करते हैं उसका नाम है लॉन्ग मार्च। ठीक है, और अभी इसके 5वीं जनरेशन का ये प्रयोग कर रहे हैं। तो लॉन्ग मार्च नामक रॉकेट कौन प्रयोग करता है? चाइना की अंतरिक्ष एजेंसी प्रयोग करती है। और इन्होंने अभी एक नया उपग्रह भेजा है जिसका नाम है क्विकियो QUIAO क्विकियो 2 नामक उपग्रह अभी हाल ही में चीन ने भेजा है। और इनका जो क्विकियो 2 नामक उपग्रह है ये लॉन्ग मार्च नामक रॉकेट से भेजा गया। और ये करेगा क्या? इनका एक चांद मिशन था जिसको बोलते हैं चॉन्ग-E6। तो जो चॉन्ग-E6 इनका मून मिशन है, इसी में सहायता प्रदान करने के लिए क्विकियो नामक उपग्रह को चीन ने भेजा है। ये आपको पता होना चाहिए। देखो, चांग के नाम से जो भी मिशन है वो चांद मिशन है, किसके? चीन के। ये आपको याद रखना है। तो चॉन्ग-E6 मून मिशन में मदद के लिए क्विकियो 2 नामक उपग्रह को चीन ने लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट की मदद से भेजा है। इसके साथ साथ आपको पिछले दिनों याद आना चाहिए आइंस्टीन प्रोब भी इन्होंने भेजा था। और आइंस्टीन प्रोब जो इन्होंने भेजा था वो इनका एक प्रकार से एक्सरे मिशन था। जो एक्स रेज निकलती हैं उसके अध्ययन को लेकर के चीन ने आइंस्टीन प्रोब नामक मिशन भेजा था। यह भी याद रखना है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई चाइना के अंतरिक्ष क्षेत्र की। भारत के जब हम अंतरिक्ष क्षेत्र की बात करते हैं तो समझ में क्या हमें आता है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी। विक्रम अम्बला साराभाई द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि इन्होंने नया अंतरिक्ष पोर्ट बनाया है। नया अंतरिक्ष पोर्ट बनाया है। और ये जो नया अंतरिक्ष पोर्ट इन्होंने बनाया है ये बनाया है तमिलनाडु में। कहाँ पे बनाया है? तमिलनाडु में एक स्थान है कुलशेखरपट्टनम। स्थान का नाम भी याद रखिएगा, कुलशेखरपट्टनम नामक जो स्थान है, यहाँ पे इन्होंने नया अंतरिक्ष पोर्ट बनाया है या नया स्पेस पोर्ट बनाया है। किसके लिए? SSLV के लिए, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए इन्होंने नया अंतरिक्ष पोर्ट जो बनाया है वो तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टनम नामक स्थान पे बनाया है। अभी तक हमारे पास एक ही अंतरिक्ष पोर्ट था या आप कह लीजिए स्पेस पोर्ट था, जिसको हम बोलते थे सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। ठीक है, ये एकमात्र हमारे पास था जहाँ से हमारे सारे मिशन संचालित किए जाते थे। ठीक है, तो इतनी जानकारी हमने देखा। अभी इसी से जुड़ा हुआ कुछ चीज़ें और हम देखते हैं। जैसे IIT मद्रास है, आप जानते हैं कि सर्वश्रेष्ठ संस्थान है भारत का। इन्होंने बेलोन स्पेस नामक एक कंपनी है, इसके साथ मिलकर इन्होंने एक
लघु अंतरिक्ष प्रयोगशाला बनाई है जिसका नाम है STD-X लैब। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए STD-X लैब किसके द्वारा बनाया गया है, जो कि एक लघु अंतरिक्ष प्रयोगशाला है, तो आप बताएंगे कि IIT मद्रास और बेल्लोन स्पेस ने मिलकर इसको बनाया है। ठीक है, इसके साथ साथ जब हम रूस की बात करते हैं, रसिया की बात करते हैं, तो आप जानते हैं इनकी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है रोसकॉसमोस। रोसकॉसमोस इनकी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। और इन्होंने भी अभी अंगारा A5 स्पेस रॉकेट लॉन्च किया है। ठीक है, अंगारा A5 नामक इन्होंने स्पेस रॉकेट लॉन्च किया है। अभी तक जो ये रॉकेट का प्रयोग करते थे उसका नाम था सोयूज, और अब इन्होंने दूसरा रॉकेट जो है लॉन्च किया जिसका नाम है अंगारा A5 स्पेस रॉकेट, और इसका भी संबंध रूस से है। और यदि ये सफल रहता है तो आने वाले अंतरिक्ष मिशनों में आप देखोगे कि सोयूज के स्थान पे रूस अंगारा A5 स्पेस रॉकेट का प्रयोग करेगा। ठीक है, तो इतनी जानकारी हमने देखा, एक प्रश्न से लिंक करके हमने बखूबी तरीके से इसको देखा। अब हम अपने दूसरे मुद्दे पर आज के आते हैं जो कि है NLC। NLC क्या है? इसको बोलते हैं न्यू वैली लिग्नाइट कॉरपोरेशन। न्यू वैली लिग्नाइट कॉरपोरेशन। न्यू वैली लिग्नाइट कॉरपोरेशन की जब बात करते हैं, ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि भारत सरकार इसमें 7% हिस्सा अपना कम करने जा रही है, मतलब 7% हिस्सेदारी अपनी इसमें बेचने जा रही है, और इसमें लगभग 9.7 करोड़ जो शेयर हैं वो सरकार बेचेगी। साथ ही साथ 2% यहाँ पे ग्रीन शू ऑपरेशन के नाम से भी रखा है। ये क्या होता है ग्रीन शू? यदि ऑप्शन की बात करें, ग्रीन शू ऑप्शन क्या होता है? ग्रीन शू ऑप्शन का मतलब होता है कि यदि यहाँ पे जो 7% हिस्सा हम बेच रहे हैं, सरकार बेच रही है, इसमें ज़्यादा लोग रुचि दिखाते हैं तो हम 2% हिस्सा और बेचेंगे। तो ग्रीन शू ऑप्शन में भी 2% यहाँ पे रखा गया है। NLC की जब हम बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण कंपनी है और अभी हाल ही में चर्चा में थी क्योंकि इन्होंने 2 थर्मल पावर प्लांट लगाए थे और काफ़ी क्षमता के लगाए थे, जिनमें एक था 24 मेगावाट क्षमता का, और ये उड़ीसा में लगाया गया था। उड़ीसा में कहाँ लगाया गया? उड़ीसा में लगाया गया था तालीबीरा। ठीक है, तालाबीरा नामक एक स्थान है, वहाँ पे लगाया गया था। इसके साथ साथ 1980 मेगावाट क्षमता का एक और इन्होंने लगाया था। ये कहाँ लगाया था? घाटमपुर में। ठीक है, कहाँ पे लगाया था? घाटमपुर। और घाटमपुर कहाँ पे है? कानपुर में है, जहाँ पे इन्होंने इसको लगाया था। इसके साथ साथ फाइनेंशियल ईयर 2025 की जब हम बात करते हैं, फाइनेंशियल ईयर 2025 की जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा भारत सरकार का लक्ष्य है 50,000 करोड़ डी इन्वेस्टमेंट का, मतलब 50,000 करोड़ रुपए भारत सरकार विभिन्न कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी को बेचकर, आप कह सकते हैं, एकत्र करेगी। तो कहीं ना कहीं एक निजीकरण को बढ़ावा है कि सरकारी कंपनियों में जो सरकार का हिस्सा है उसको कम करना है। और डी इन्वेस्टमेंट का जो लक्ष्य है सरकार का फाइनेंशियल ईयर 2025 में जो प्रारंभ हो चुका है, इसमें है 50,000 करोड़। यह भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा मुद्दा है सिवोक रंगपो रेलवे लाइन का। रंगपो रेलवे लाइन, सिवोक रंगपो रेलवे लाइन। सिवोक रंगपो रेलवे लाइन की बात करें तो पहली बात, सिवोक नामक स्थान ये पड़ता है पश्चिम बंगाल में, और रंगपो नामक ये जो स्थान है ये पड़ता है सिक्किम में। मतलब सिक्किम और पश्चिम बंगाल को रेलवे कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है। और रंगपो जो है ये सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन होगा, पहला रेलवे स्टेशन ये होगा। और इस पूरे रेलवे लाइन की जो लंबाई है 45 किलोमीटर है, जिसमें से 3.5 किलोमीटर सिक्किम में है और 41.5 किलोमीटर जो है ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में।
तो ये सिक्किम में और ये वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जब हम सिक्किम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि सिक्किम को अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने $100 मिलियन का, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक ने $100 मिलियन का जो है ऋण दिया था। और इस किस परियोजना के लिए दिया था? सिक्किम इंस्पायर प्रोजेक्ट, सिक्किम इंस्पायर प्रोजेक्ट के लिए दिया था। तो सिक्किम इंस्पायर प्रोजेक्ट के लिए विश्व बैंक ने $100 मिलियन का जो ऋण है वो दिया था। और इसमें सिक्किम इंस्पायर प्रोजेक्ट में क्या है कि ये 3,500,000 युवाओं का कौशल विकास करेंगे। तो इस परियोजना में क्या है, 3,500,000 युवाओं का जो कौशल विकास है वो किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मुद्दा है एक पुरस्कार से, और इस पुरस्कार का नाम है, बहुत महत्वपूर्ण है, 2024 जॉन ड्रिक्स कनाडा गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड। ठीक है, ये विशेष रूप से महिलाओं को दिया जाता है जो चिकित्सा के क्षेत्र में शोध करती हैं, और कई सारी महिलाओं को दिया गया। इनमें से एक भारतीय भी शामिल है जिनका नाम है डॉक्टर गगनदीप कंग। तो इनका नाम याद रखिएगा, डॉक्टर गगनदीप कंग को भी 2024 का जॉन ड्रिक्स कनाडा गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड दिया गया है। इसके साथ साथ एक चीज़ और याद रखिएगा कि भारत में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए एक नई एयरलाइन शुरू की गई जिसका नाम है फ्लाई 91। तो फ्लाई 91 नामक एक नई एयरलाइंस की भी शुरुआत भारत में हो चुकी है। दो से तीन छोटे छोटे फैक्ट हैं, उनको भी देख लीजिएगा। जैसे आपका एक राज्य है नागालैंड राज्य है। नागालैंड राज्य की सरकार ने एक जीवन बीमा प्रारंभ किया जिसका नाम रखा है मुख्यमंत्री सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना। और इस योजना में है क्या कि यदि किसी भी परिवार का जो कमाने वाला सदस्य है, यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो सरकार 2 लाख रुपए, यदि एक्सीडेंट हो जाता है तो भी सरकार 2 लाख रुपए प्रदान करेगी। इसके लिए कोई शुल्क आपको, कोई प्रीमियम आपको नहीं देना होगा। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि 3 मार्च बहुत महत्वपूर्ण दिवस होता है, क्योंकि इस दिन हम मनाते हैं विश्व वन्य जीव दिवस। और भारत में जो विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया वो इस बार मनाया गया ओखला पक्षी अभ्यारण्य में। कहाँ मनाया गया? ओखला पक्षी अभ्यारण्य में। और ओखला पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो इसका संबंध उत्तर प्रदेश से है। और इस बार की जो थीम थी वो थी कनेक्टिंग पीपल एंड प्लानेट। कनेक्टिंग पीपल और प्लानेट, ये इस बार की थीम थी, ये भी याद रखिएगा। तो इतनी चीज़ें हैं जो आपको याद रखने की आवश्यकता है। यहाँ पे करंट अफेयर्स का आप कह सकते हैं जो ये बुलेटिन था ये समाप्त होता है। और करंट अफेयर्स के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं जीएस खंड में। तो जीएस खंड में क्या है आज हमने पहले ही बताया था कि आज हम अक्षांश रेखाओं की चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए अक्षांश रेखाओं के बारे में देखते हैं। सबसे पहले अक्षांश रेखा होती क्या है? अक्षांश रेखा होती क्या है? ठीक है, अक्षांश रेखा मतलब भूमध्य रेखा से, ये जो इक्वेटर है जिसको आप भूमध्य रेखा कहते हैं, तो ऐसा बोला जाता है कि भूमध्य रेखा से किसी भी स्थान की उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव, चाहे उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़ जाइए चाहे दक्षिणी ध्रुव की तरफ बढ़ जाइए, इनकी जो कोणीय दूरी होती है उसको हम अक्षांश कहते हैं। जैसे ये सेंटर है पृथ्वी का, ठीक है, तो यहाँ से इस बिंदु की जो कोणीय दूरी होगी इसको हम बोलेंगे अक्षांश। ठीक है, तो ये कितना है? 30 डिग्री, मतलब ये 30 डिग्री अक्षांश है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अक्षांश क्या हो गया? भूमध्य रेखा से किसी भी स्थान की उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव की ओर की जो कोणीय दूरी होती है उसी को हम बोलते हैं अक्षांश रेखा। ठीक है, अब
एक चीज़ और आपको समझना है, ये जो कोणीय दूरी होती है, जो लाइनिंग आप देखते हैं, ये क्या है? तो आपको बताना है कि जैसे ये कोई सरफेस है, ये मान लो ग्लोब है। अब यहाँ से 30 डिग्री यहाँ पे भी बनेगा, 30 डिग्री इधर भी कहीं बनेगा। तो ये जो समान कोण वाली रेखाएं हैं, इनको मिलाकर यदि एक लाइन खींच दी जाए तो इसको हम बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा। तो ये आपको याद रखना, अक्षांश रेखाएं विशेष रूप से क्या होती हैं? दो शब्द, एक तो ये, इसको आप कह सकते हो कि भूमध्य रेखा से किसी भी स्थान की उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव की ओर कोणीय दूरी को अक्षांश रेखा कहते हैं। दूसरी तरफ आप कह सकते हो समान कोणीय दूरी को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम अक्षांश रेखा कहते हैं, और इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लैटीट्यूड। लैटीट्यूड मतलब लेटी, समान शब्दों में समझना है तो लेटी हुई रेखाएं, और लेटी हुई रेखाएं की क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। ये पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची गई रेखाएं होती हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची गई ये रेखाएं होती हैं, ठीक है। अब यदि हम देशांतर की बात करें, जिसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड या देशांतर, तो ये क्या होती हैं? ये लंबी लंबी रेखाएं होती हैं। ये जो रेखाएं आप देख रहे हो, इसको आप बोलते हो देशांतर रेखाएं, ठीक है। इसको आप बोलते हो देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाएं एक लंबी लंबी रेखाएं होती हैं, विशेष रूप से जो साउथ पोल को नॉर्थ पोल से कनेक्ट करती हुई रेखाएं होती हैं, उनको हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं। तो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं आपने समझा कि बेसिक है क्या, लेकिन आज हमारा जो विषय है वो है अक्षांश रेखा, मतलब भूमध्य रेखा से किसी भी स्थान की जो उत्तर या दक्षिण में जो कोणीय दूरी होती है उसी को हम अक्षांश कहते हैं। अब बहुत सारे फल हैं हमारे मार्केट में, बहुत सारे फल होते हैं जो इनको दर्शाते हैं। जैसे आप देख लीजिए संतरा को यदि हम देखते हैं तो जैसे ये आप देखेंगे, इसका एक एक भाग ये किसको दर्शाता है? ये देशांतर को दर्शाता है। ये इसको आप समझिए, देशांतर रेखाओं का सबसे अच्छा उदाहरण आप संतरे से देख सकते हैं, जो इसमें धारियाँ होती हैं, ठीक है। दूसरा सेब आप लेते होंगे तो सेब को कैसे कट करते होंगे? इसको यदि आप सेब खाते तो होंगे, तो इसको कैसे आप यूज करते हैं? क्या कोई अक्षांशीय रूप में इसको खाना पसंद करता है? तो आप कहेंगे नहीं। सेब को भी हम कैसे काटते हैं? देशांतरी रूप में काटते हैं, मतलब इसका जो नॉर्थ पोल है इसके साउथ पोल को कट करते हुए ऐसे ही हम कट इसमें मारते हैं। तो कहीं ना कहीं सेब को भी जो हम कट करते हैं तो वो भी अक्षांश और देशांतर को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त आगे बढ़ते हैं तो एक फल आता है प्याज। अब प्याज आप देखते हैं तो प्याज को जब आप देखते हैं तो प्याज में भी इस तरह का भाग देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं ये भी नॉर्थ पोल साउथ पोल इसका भी कनेक्ट होता है। तो कहीं ना कहीं प्याज जो है ये भी जो है देशांतरी रूप को दर्शाता है, लेकिन प्याज आजकल ज़्यादातर अक्षांशीय रूप में खाई जा रही है। प्याज को अक्षांशीय रूप में काट कर ही हम सर्व करते हैं। तो कहीं ना कहीं प्याज को जब अक्षांशीय रूप में काटते हैं, ये भी इसका एक बेहतर उदाहरण है। तो इसके बहुत सारे उदाहरण हैं जो आप सामान्य जीवन में देखते हैं और समझते हैं। जैसे हमने कहा था कोणीय दूरी, ये आपका हो गया पृथ्वी का सेंटर, ये आपका हो गया पृथ्वी का सेंटर, ठीक है। 0 डिग्री है, ये पृथ्वी का सेंटर हो गया। अब आप देख रहे होंगे कि ये 10 डिग्री है, ये 20 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ठीक है। अब क्या है, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं कि इनकी कोणीय दूरी होती है। तो ये जो कोणीय दूरी है इसी को हम बोलते हैं अक्षांश रेखा। और 30 इधर भी है तो 30 इधर भी होगा। अब उनको मिला के यदि इस सर्किल पे जहाँ जहाँ 30 बने, यदि उनको मिलाकर एक रेखा खींच दी जाए तो उसी को आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसी को आप बोलते हैं अक्षांश रेखा। तो अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में बेसिक जानकारी आपने किया। देखो जैसे यहाँ पे 40 डिग्री है तो ये जो कोणीय दूरी है इसी की बात हो रही है, ये 40 डिग्री है, तो इसी की हम बात करते हैं, यही हमारी हो गई अक्षांश रेखा, ठीक है। अब इसके साथ साथ फलों का उदाहरण हमने ले लिया, ठीक है। अब आगे जब हम बढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे सेब है, सेब को हमने बोला कि किस रूप में खाया जाता है, तो आपने देखा कि ज़्यादातर इसको देशांतरीय रूप में काट कर खाते हैं, ठीक है। ज़्यादातर इसको देशांतरीय रूप में काट कर खाते हैं, लेकिन हाँ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इसको ग्लोब रूप में खाना पसंद करते हैं, मतलब पूरा का पूरा सेब इसको मुंह में ले लेते हैं और फिर इसको इसके अक्ष को घुमाते हुए, जैसे ये सेब है पहला कट यहाँ लिया, फिर इसके अक्ष को घुमाते हुए रोटेट करते हुए जो है ये पूरा ग्लोब रूप में इसको समाप्त करते हैं। तो ऐसे भी लोग आपको देखने को मिलते हैं और ज़्यादातर लोग जल्दबाजी में इसी प्रकार से इसका सेवन करते हैं।
अब एक प्रश्न आता है कि जो हमारी पृथ्वी है इसकी शेप क्या है। तो इसकी शेप यदि आपसे पूछ लिया जाए, आप बताइएगा जियोइड शेप है, क्योंकि इसको हिंदी में बोलते हैं पृथ्व्याकार। तो हमारी पृथ्वी की जो शेप है वो है जियोइड शेप या पृथ्व्याकार। क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि आप पृथ्वी पर देखते होंगे तो जैसे ये महाद्वीप आपको देखने को मिलते हैं, तो दूसरी तरफ महासागर भी, बेसिन भी देखने को मिलता है। तो पृथ्वी पर क्योंकि एक तरफ आप कह सकते हो यह एक प्रकार का काल्पनिक सतह है जो कहीं पे समुद्र तल से ऊंचे भागों से होकर के गुजरती है, और कई बार ये समुद्र की गहराई से होकर गुजरती है। इसीलिए इसको बोला जाता है कि इसका जो शेप है वो है पृथ्व्याकार या जियोइड शेप में इसको देखने को मिलता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें और हम देखते हैं। जैसे लैटिट्यूड्स की बात करें, लैटिट्यूड्स की जब बात करते हैं तो हमने देखा पश्चिम से पूर्व खींची जाने वाली ये रेखाएं हैं। पश्चिम से पूर्व खींची जाने वाली ये रेखाएं हैं। ठीक है, कोणीय दूरी कहाँ से ली जाती है? आपने देखा था कि इनके सेंटर से, ये आप देख रहे हैं इसका सेंटर है, यहाँ से कोणीय दूरी ली जाती है। और यदि सामान्य शब्दों में अब हम आगे बढ़ते हैं तो जो हमारी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि भैया जो अक्षांश रेखाएं होती हैं कितनी खींची जा सकती हैं, तो याद रखिएगा इनकी संख्या अनंत है। कितनी है? अक्षांश रेखाओं की संख्या अनंत हो सकती है, लेकिन यदि इनको 1 डिग्री के अंतराल पे खींचा जाए तो टोटल इनकी संख्या होगी 180। कैसे 180 होगी? सबसे पहले 90 नॉर्थ में हो जाएगा, उत्तर में, और 90 साउथ में हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। टोटल यदि हम 1-1 डिग्री के अंतराल पे खींचें तो इनकी जो संख्या होगी वो आपको देखने को मिलता है कितना? 180। अब इसी में कुछ चीज़ें और आपको समझने की ज़रूरत है। क्या? टोटल 180 अक्षांश आपको देखने को मिलते हैं। यदि 1-1 डिग्री के अंतराल पे खींची जाएं तो टोटल 180 अक्षांश आपको देखने को मिलते हैं। चारों तरफ की यदि हम बात कर लें, पूरे सर्किल की बात कर लें, तो आप जानते हैं पूरा सर्किल कितने का होता है? 360 का होता है। और ये जो पूरी पृथ्वी है इसकी ये जो परिधि है, इसकी जो लंबाई बताई गई है, ये बताई गई है 40,036 किलोमीटर, 40,076 किलोमीटर। कितनी बताई गई है? 40,000 जो है 76 किलोमीटर। अब यहीं पे एक चीज़ समझना है आपको। क्या? 360 डिग्री बराबर कितने के हो रहा है? 40,076 किलोमीटर के। ठीक है, यहाँ से यदि हम 1 डिग्री की बात करें, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। यदि हम इसकी बात करें तो ये आएगा 40,076/360, और इसको जब निकालोगे तो आ जाएगा 111.13 किलोमीटर। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यदि 1-1 डिग्री के अंतराल पे अक्षांश रेखाएं खींची जाएं तो दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होगी वो होगी 111.13 किलोमीटर सरफेस पे होगी। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहीं पे आप जानते हैं कि यदि हम 60 मिनट बराबर 111 किलोमीटर है तो 1 मिनट बराबर कितना होगा? तो 111.13/60 कर लोगे तो ये आ जाएगा लगभग 1.8 किलोमीटर। मतलब 1 मिनट बराबर कितना की बराबर हो गया? यदि हम सरफेस पे बात करें तो 1 मिनट बराबर सरफेस पे हो गया 1.8 किलोमीटर। वहीं यदि हम 1 सेकेंड की बात करें तो ये हो जाएगा 1.8/60 बराबर 1800। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, बटे 60 बराबर 30 मीटर। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए ग्लोब पे या अक्षांश के संदर्भ में, यदि आपसे प्रश्न बन जाए कि अक्षांश के संदर्भ में 1 सेकेंड बराबर सरफेस पे कितने किलोमीटर के होता है या कितने मीटर के होता है, तो आप बताएंगे 1 सेकेंड बराबर 30 मीटर के होता है। ठीक है, और इसका आप कह सकते हो, इसका आप अनुमान भी, इसको आप चेक भी कर सकते हो। कैसे? आज आप गूगल मैप ओपन करिएगा तो आपको वहाँ पे आपका जो लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, वो दिखाएगा। अब आपको क्या करना है कि 30 मीटर की दूरी आप मूव करिएगा अपने स्थान पे, जहाँ पे जो दिख रहा है वहाँ से 30 मीटर की दूरी किसी भी दिशा में मूव करिएगा, और आप देखेंगे कि जो आपके यहाँ का अक्षांश होगा उसमें 1 सेकेंड का बदलाव आपको देखने को मिलेगा। मतलब 1 सेकेंड बराबर सरफेस पे 30 मीटर के होता है, और 1 मिनट बराबर सरफेस पे आपका 1.8 किलोमीटर के होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए, जो सामान्य प्रश्न पूछा जाता है कि टोटल यदि अक्षांश रेखाएं खींची जाएं
अक्षांश रेखाएं खींची जाएं तो कितनी अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती हैं। मान लीजिए ये ग्लोब है, तो कितनी अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो सबसे पहले ये 0 डिग्री हो गया, विषुवत रेखा हो गया। अब इस पे कितनी अक्षांश रेखाएं 1-1 डिग्री के अंतराल पे खींची जा सकती हैं। तो यहाँ पे जवाब क्या होना चाहिए, सबसे पहले सामान्य रूप से हम समझेंगे तो क्या देखेंगे कि भैया 90 जो है ये उत्तर में खींची जा सकती हैं और 90 दक्षिण में खींची जा सकती हैं। लेकिन आप जानते हैं कि ये जो 90 डिग्री वाला है ये एक बिंदु है। जब आप नॉर्थ पोल पे जाते हैं तो नॉर्थ पोल क्या है, नॉर्थ पोल एक पॉइंट है, एक बिंदु है, मतलब नॉर्थ पोल लाइन नहीं है, तो इसको नहीं कंसीडर करेंगे। इसी तरह जब साउथ पोल में आप जाते हैं, साउथ पोल में आप जाते हैं तो साउथ पोल भी क्या है, एक बिंदु है, लाइन नहीं है, तो इसको हम माइनस कर देंगे। अब बचा क्या है आपका, अब इसके बाद आपका ये है 0 डिग्री विषुवत रेखा। विषुवत रेखा आप जानते हैं एक लाइन है, तो इसको यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो यदि 1-1 डिग्री के अंतराल पे अक्षांश रेखाएं खींची जाएं तो कुल कितनी अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती हैं सामान्य रूप से, तो ये हो गया 179। तो याद रखिएगा 179, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। यदि कुल अक्षांशों की बात करें कि 1-1 डिग्री के अंतराल पे कुल कितने अक्षांश हो सकते हैं, तो 90 साउथ में, 90 नॉर्थ में, टोटल हो गए 180 प्लस एक विषुवत रेखा वाला, उसको मिला के हो जाएंगे 181। तो ये दोनों संख्या याद रखनी है। अक्षांश रेखाओं की बात करें तो 179 और अक्षांश की बात करें तो कुल 181 अक्षांश होंगे भूमध्य रेखा को जोड़ के। ठीक है, यदि भूमध्य रेखा की हम बात करते हैं तो आप जानते हैं भूमध्य रेखा जो है ये अर्थ को, पृथ्वी को दो भागों में, दो बराबर भागों में विभक्त करती है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है, तो आप बताएंगे भूमध्य रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है। अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में एक फैक्ट और याद रखना है क्या, कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, चाहे वो नॉर्थ पोल बढ़ें या साउथ पोल बढ़ें, तो जैसे जैसे नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ बढ़ते हैं अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई होती है वो कम होती जाती है और ध्रुवों पे जाके ये एक डॉट बन जाता है, शून्य हो जाता है, ये आपको याद रखना है। तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो ये कम होती जाती है और ध्रुव पर जाकर ये शून्य हो जाती है। और सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी होती है, तो याद रखना है भूमध्य रेखा जो है या विषुवत रेखा जो है ये सबसे लंबी अक्षांश रेखा होती है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी हो गई, विषुवत रेखा जो है ये सबसे लंबी अक्षांश रेखा हो गई। ठीक है, अब एक चीज़ और आपको याद रखने की ज़रूरत है, हालांकि उस पर हम कल बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे यहाँ पे एक चीज़ समझ लेना है कि जो हमारी पृथ्वी है ना वो झुकी हुई है, जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी पृथ्वी है वो झुकी हुई है। आप जानते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है, ये आप सबको पता है। और जो पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी है उसकी जब हम बात करते हैं, मान लो ये आपका गोलोक हो गया, ठीक है। अब आप देख रहे हैं पृथ्वी क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है, ये पृथ्वी का अक्ष है लेकिन ये अपने अक्ष पे झुकी हुई है, ठीक है, ये अपने अक्ष पे झुकी हुई है। तो पृथ्वी जो अपने अक्ष पे झुकी हुई है ये कितना है, ये है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री अंतराल पे पृथ्वी जो है झुकी हुई है। और इसके बाद का जो एरिया पड़ता है वो कितना बचता है, वो बचता है 66.5। तो ये भी याद रखना है पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री के अंतराल पे झुकी हुई है। बाद में नेक्स्ट सेशन में कुछ अन्य चीज़ों पे हम बात करेंगे और देशांतर रेखाओं की चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में हम क्या बात करेंगे, हम अक्षांश रेखाओं की चर्चा आज हमने कर लिया कि अक्षांश रेखाएं होती क्या हैं, तो अगले सेशन में हम देशांतर रेखाओं की बात करेंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जी के खंड पे। जी के खंड में आज हम किन बिंदुओं पर बात करने वाले हैं, जी के खंड में किन बिंदुओं पर बात करने वाले हैं, तो जी के खंड में जैसे मैंने आपको बताया कि जी के खंड में आज हम संसद की बात करने वाले हैं, विश्व की प्रमुख संसद की बात करने वाले हैं। अब विश्व के देशों के संसद की जब बात करते हैं तो ज़रूरी है कि पहले हम भारत के बारे में जान लें, अपने देश के बारे में जान लें। भारत के बारे में यदि हम बात करें तो भारत की संसद को आप जानते हैं संसद कहा जाता है और ये भारत के गणराज्य का सर्वोच्च विधायी निकाय है। यह भारत के राष्ट्रपति और राज्यसभा
और लोकसभा से बनी एक द्विसदनीय विधायिका है। राज्यसभा जो होता है इसको हम बोलते हैं उच्च सदन, और लोकसभा जो होता है इसको हम बोलते हैं निम्न सदन। ठीक है। संसद भवन आप जानते हैं नई दिल्ली में स्थित है, और एक नाम आता है जिसका नाम है एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, ये दो नाम आता है जिन्होंने इसको डिजाइन किया था, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा नई दिल्ली की योजना निर्माण के लिए जिम्मेदार थे। तो संसद भवन का जो डिजाइन किसने किया था? एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने किया था, ये आपको याद रखना है। भवन के निर्माण में यदि हम बात करें तो भवन के निर्माण में, पुराने भवन की बात कर रहा हूँ, तो इसमें 6 साल लगे थे। भवन के निर्माण में 6 साल लगे थे, और 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन जो वायसराय थे और भारत के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन द्वारा जो है आप कह सकते हैं इसका उद्घाटन किया गया था। इसके साथ साथ संसद में यदि हम बात करें तो लोकसभा में टोटल 543 सीटें, और राज्यसभा में यदि हम बात करें राज्यसभा में तो 245 जो है वो स्वीकृति संख्या है, जिसमें विज्ञान, संस्कृति, कला और इतिहास के विभिन्न क्षेत्रों से 12 नामांकित व्यक्ति भी शामिल होते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ आप जानते हैं लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, अब इसमें बेसिक में जीके खंड में कुछ नहीं बचा है। अब हम बढ़ते हैं आगे और अपने पड़ोसी देश अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं। आप जानते हैं अफगानिस्तान की संसद को बनाने में भारत सरकार ने मदद किया था। अफगानिस्तान की बात करते हैं तो अफगानिस्तान की नेशनल असेंबली जो है उसको बोलते हैं शूरा। क्या बोलते हैं? शूरा। तो यहाँ की संसद को हम बोलते हैं शूरा या शूरा ए मिल। क्या बोला जाता है? शूरा ए मिल। शूरा या शूरा ए मिल कहा जाता है। इसे अफगानिस्तान की संसद के रूप में जाना जाता है। यह एक द्विसदनीय सदन होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जहाँ पे 2 नाम देखने को मिलते हैं, जैसे अपने यहाँ राज्यसभा, लोकसभा, ऐसे यहाँ पे मेष रानी जिरगा और मेष रानी जिरगा या हाउस ऑफ एडल्ट्स में यदि बात करें तो 102 सीटें होती हैं, जो कि उच्च सदन होता है, और दूसरा होता है बोलेसी जिरगा या द हाउस ऑफ द पीपल या द हाउस ऑफ द पीपल, और यहाँ पे 250 सीटें होती हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देश हम जो देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की संसद आधिकारिक तौर पे एक संघीय संसद है, ये आपको याद रखना है। क्या है? संघीय संसद है, और इसे कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट इसको कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर बात आती है अजरबैजान, जो मैं बता रहा हूँ जो पूछी जाती हैं। अजरबैजान जो देश है इसकी जो संसद है इसको बोलते हैं मिल्ली मजलिस। क्या बोलते हैं? मिल्ली मजलिस। तो याद रखिएगा, मिल्ली मजलिस किसको बोलते हैं? अजरबैजान की संसद को बोलते हैं। और मिल्ली मजलिस जो है इसके संदर्भ में याद रखिएगा कि मुस्लिम दुनिया की पहली धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक संसद थी। क्या है ये मुस्लिम दुनिया की पहली धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक संसद थी। इसके बाद हमारा पड़ोसी देश आता है बांग्लादेश, जहाँ शेख हसीना पीएम है। बांग्लादेश की जो संसद है इसके 2 नाम है, या तो इसको जातीय संसद बोला जाता है, या इसी को दूसरे नाम हाउस ऑफ नेशन के नाम से भी जाना जाता है। हाउस ऑफ नेशन इसके नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगला जो आता है वह है यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं
तो यहाँ की संसद को बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है। या इसी को बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो याद रखिएगा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स या हाउस ऑफ कॉमन्स यूनाइटेड किंगडम की संसद को कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आगे जब बढ़ते हैं फिर बात आता है हमारे पड़ोसी देश चीन। चीन की संसद को क्या बोला जाता है? चीन की संसद को बोला जाता है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। क्या बोला जाता है? नेशनल पीपुल्स, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, नेशनल पीपुल कांग्रेस, और या इसी को बोलते हैं NPC, ठीक है, नेशनल पीपुल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस। और यह दुनिया की सबसे बड़ी संसदीय संस्था है, दुनिया की सबसे बड़ी संसदीय संस्था नेशनल पीपुल कांग्रेस है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अगला देखने को मिलता है जो हमें याद रखना है वो है ईरान, क्योंकि ईरान इन दिनों चर्चा में है, ठीक है। ईरान, ईरान की संसद को क्या बोलते हैं? ईरान की संसद को बोला जाता है, याद रखिएगा, ईरानी मजलिस। क्या बोला जाता है? ईरानी मजलिस, ठीक है। या इसी को बोलते हैं मजलिस ए शूरा, मजलिस ए, मजलिस ए शूरा ए इस्लामी, मजलिस ए शूरा ए इस्लामी, ये ईरान की संसद को बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला आता है इजराइल। इजराइल की संसद को बोलते हैं द नेसेट, द नेसेट इजराइल की संसद को बोलते हैं, ठीक है। जापान, कई बार मैंने बताया, जापान की संसद को बोलते हैं डाइट, ठीक है। इसके बाद बात आता है रूस, रूस, रूस की संसद को बोलते हैं ड्यूमा, ड्यूमा, ठीक है। इसके बाद उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया की जो संसद है इसको बोलते हैं सुप्रीम, सुप्रीम पीपुल्स, सुप्रीम पीपुल्स असेंबली, सुप्रीम पीपुल्स असेंबली, ये उत्तर कोरिया की संसद को बोलते हैं। और जब हम दक्षिण कोरिया की बात करते हैं, दक्षिण कोरिया की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली, ये दक्षिण कोरिया की संसद को बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ मंगोलिया, जो प्रमुख हैं जहाँ से प्रश्न बने हैं उसी आधार पे मैं बता रहा हूँ। मंगोलिया, मंगोलिया की संसद को बोलते हैं द स्टेट, द स्टेट ग्रेट खुटाल, खुराल, द स्टेट ग्रेट खुराल, ये मंगोलिया की संसद को बोलते हैं। फिर बात आती है मालदीव, मालदीव, मालदीव की बात करें तो इसको बोलते हैं द पीपल्स मजलिस, द पीपल्स मजलिस, ये बोलते हैं मालदीव की संसद को द पीपल्स मजलिस, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए म्यांमार, ये भी हमारा पड़ोसी देश है, म्यांमार, म्यांमार की संसद को क्या बोलते हैं तो आप बताएंगे असेंबली ऑफ यूनियन, असेंबली ऑफ यूनियन, ठीक है, म्यांमार हो गया। नेपाल को संघीय संसद बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आगे जो याद रखना है पाकिस्तान, पाकिस्तान की संसद को बोलते हैं मजलिस ए सिरा पाकिस्तान, पाकिस्तान शब्द आता है तो आप कर देंगे, ठीक है। इसके साथ साथ जो आगे याद रखना है आपको USA को याद रख लीजिए, अमेरिका की संसद को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं संयुक्त राज्य कांग्रेस या US कांग्रेस, क्या बोलते हैं US कांग्रेस या संयुक्त राज्य कांग्रेस, ये आपको याद रखना है। इसमें 2 चैम्बर होते हैं, ठीक है। पहला जो होता है उसको बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव,
और दूसरे को बोलते हैं सीनेट। तो सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ये दो सदन इनके देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ आप याद रख लो श्रीलंका पड़ोसी देश है। श्रीलंका की संसद को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं संसद। ठीक है। यूक्रेन लगातार चर्चा में था। यूक्रेन की संसद को क्या बोलते हैं? तो याद रखना सुप्रीम काउंसिल। सुप्रीम काउंसिल किसको बोलते हैं? यूक्रेन की संसद को बोलते हैं सुप्रीम काउंसिल। ठीक है। तो इतना आपको याद रखने की ज़रूरत है। विभिन्न देशों के संसद के बारे में अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए। तो आज का जो सेशन है यहीं पे समाप्त करता हूँ। जीके का एक टॉपिक समग्रता से समाप्त हुआ है। इसका नोट्स आप प्रॉपर वे में बनाते हुए चलिएगा। बाकी के लगातार सेशन आपको मिलेंगे। अब किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। बस आपसे जो बोला गया है कि टेलीग्राम पर नियमित अपडेट देते रहिए, वो आपकी अपनी जिम्मेदारी है। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।